प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में खौफ तारी किया हुआ है, ख़ास तौर पर चाइना में, और मजमूई तौर पर पूरी दुनिया में खौफ की फ़िज़ा है, खौफ की लहर है। अब पाकिस्तानी बच्चे बहुत से जो मुख्तलिफ चाइना के शहरों में फंसे हुए हैं, बड़ी बेचैनी और परेशानी का शिकार हैं और पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं। लेकिन हुकूमत का ज़ाहिर है उस पर एक मौक़िफ़ है। हुकूमत समझती है कि इनको यहाँ से वहाँ से इवैक्यूएट करके यहाँ पर लाएंगे तो यहाँ पर ख़तरात बढ़ जाएंगे वायरस के फैलने के। लेकिन दूसरी तरफ बच्चों का मौक़िफ़ ये है कि इंडिया अगर अपने बच्चे निकाल रहा है या अपने सिटीजन्स को निकाल रहा है और निकाल सकता है, और इंडोनेशिया निकाल रहा है और बाकी ममालिक निकाल रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान इतना रिलक्टेंट क्यों है? ज़ाहिर है एक खौफ की फ़िज़ा वहाँ पर मौजूद जो बच्चे हैं उनमें तो है ही, लेकिन उन बच्चों के जो वालिदैन हैं वो यहाँ पर उससे भी ज़्यादा परेशान हैं। तो सबसे पहले तो हम कुछ वहाँ के बच्चों से बात करके देखते हैं कि उनके जहन में क्या बातें हैं, वो क्या सोच रहे हैं, किस तरह से उनके मुतालबात हैं। लेकिन इसके साथ साथ में हम ज़रा चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने आज CPNE के वफ़द से मुलाकात की है, उसमें उन्होंने कुछ गिले शिकवे भी किए हैं। एक जो कमेटी हुकूमत की तरफ से बनाई गई है उनसे मुज़ाकरात करने के लिए, उस पर भी उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब क्या कह रहे हैं ज़रा उस पर बात करेंगे। और बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ने कल एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसकी गूंज आज भी सुनाई देती रही है। शहजाद अकबर साहब जो हैं वो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ मज़ीद सवालात पूछ देते हैं और कुछ नए इंकशाफात कर देते हैं। लेकिन एतराज़ हुकूमत की पर ओपोजिशन का ये है कि आप ये तमाम चीज़ें प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर आते हैं, इसको आप रेफरेंस का हिस्सा बनाकर ट्रायल क्यों नहीं करते और सज़ाएँ क्यों नहीं दिलवाते। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। मेरे साथ सदाकत अली अब्बासी साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। शैला रज़ा साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। और ये मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इरशाद अहमद आरिफ साहब मौजूद हैं। तमाम मेहमानों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं 2-3 मिनट ज़रा उन बच्चों को दे दूँ जो चाइना में मौजूद है। मोइज़ खावर हैं मेरे साथ और उनके बाकी दोस्त हैं। मोइज़, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि हुकूमत पाकिस्तान ने, बल्कि मैं आपको पहले डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब का सुनवा भी देता हूँ, फिर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ वो क्या कह रहे हैं, आपको वापस लाने के हवाले से क्या कहते हैं। सुनिए डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब क्या कह रहे हैं। अभी तक पाकिस्तान में एक भी कोरोना वायरस का मरीज़ साबित नहीं हो सका। इस वक्त हमारा ये ख्याल है कि हमारे अपने प्यारों को जो कि चीन में हैं उनके हक़ में ये सबसे बेहतर है, और इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द रीजन, आवर कंट्री, वर्ल्ड, कि हम उनको इस वक्त एवैक्यूएट ना करें। यही आलमी इदारा सेहत भी कह रहा है, यही चीन की पॉलिसी भी है और यही हमारी पॉलिसी भी है। हम चीन के साथ फुल सॉलिडारिटी में उनके साथ इसके ऊपर खड़े हुए हैं। अच्छा मोइज़, सबसे पहले तो आपने ये सुन भी लिया होगा कि हुकूमत का मौक़िफ़ तो ये है कि आपको इवैक्यूएट ना करना रीजन के भी मुफाद में है, मुल्क के मुफाद में भी है। WHO भी यही कह रहा है और चाइना का भी यही ख्याल है। तो आप क्यों इंसिस्ट कर रहे हैं कि आपको वहाँ से निकाला जाए? जी देखें, आज हमारे इंडियन दोस्त जो हैं वो, उनकी आज फ्लाइट है, वो आज जा चुके हैं। कल हमारे इंडोनेशियन दोस्त कल वो जा रहे हैं। ये एक चीज ऑफिशियल है, हमने डॉक्यूमेंट्स वगैरह हम आपको पास कर सकते हैं कि इंडियन दोस्त आज हमारे जा रहे हैं। वुहान से उनकी आज फ्लाइट है। और क्रिसमस के बाद डॉक्टर जफर का इंटरव्यू हम सुन रहे थे कि 50,000 चाइनीज वर्कर्स चाइना से पाकिस्तान आएंगे और वो सिम्टम फ्री होंगे प्रोबेशन पीरियड के बाद। तो 50,000 चाइनीज वर्कर्स आ सकते हैं। हम जी अपने मुल्क वापस जा सकते हैं। हम तो सिर्फ 3,000 के करीब हैं और वो 50,000 वर्कर्स जा रहे हैं। इंडियन दोस्त हमारे जा चुके हैं। सही है, वो इंक्यूबेशन पीरियड के 14 दिन का एक इंक्यूबेशन पीरियड है, उसमें वायरस की तशखीस होती है। अगर ना हो तो इसका मतलब है कि वो बंदा वायरस फ्री है। लेकिन मुझे ये बताइए कि सफारत खाना कह रहा है कि हम तमाम बच्चों से राब्ते में हैं। कल हमारी कुछ बच्चियों से बात हो रही थी यहीं पर वुहान के करीब, तो वो कह रही थी कि हमारा सफारत खाना से राब्ता नहीं है। तो आप लोगों से राब्ते में है सफारत खाना? वो हमसे कुछ लोगों के राब्ते में है, लेकिन राब्ते के बावजूद उन्होंने अभी तक हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। हमारे बाकी इंडोनेशियन एम्बेसी के ग्रुप्स हैं वीचैट पे। वीचैट एक प्लेटफॉर्म है जिसका व्हाट्सएप है। वो हमारे इंडियन एम्बेसी के ग्रुप्स हैं वीचैट पे, लेकिन हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट के, हमारी पाकिस्तानी की एम्बेसी का कोई अभी ऐसा ग्रुप नहीं है जो वीचैट पे है, जो हमसे डायरेक्ट वो हमसे बात कर सके इस बारे में या हमारी मदद कर सके। जो इस तरह की न्यूज वो दे रहे थे कि हमें खाना प्रोवाइड किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी अपनी यूनिवर्सिटीज हमारे साथ कोऑपरेट कर रही हैं जितना वो कर सकती हैं। हमारे अपने चाइनीज ऑफिशियल्स जो है
वो हमसे कोऑपरेट कर रहे हैं कि हमारे खाने की बुनियाद पूरी की जाए। उसके बावजूद उसके अलावा हमारी जो पाकिस्तान एम्बेसी है हाँ। उसकी तरफ से हमें कोई भी चीज नहीं, प्रोवाइड लेकिन नहीं की जा रही। इसके ये बताइए कि क्या आपको शॉर्टेज तो नहीं है खाने की? फूड मिल तो रहा है खाने के लिए? अगर सफारतखाना नहीं दे रहा है तो क्या शॉर्टेज तो नहीं हुई? प्रॉब्लम तो नहीं है? जी शॉर्टेज यहाँ पे है, काफी ज्यादा शॉर्टेज है यहाँ पे। पीछे से खाना नहीं मिल रहा तो आगे से भी वो हमें प्रोवाइड नहीं कर सकते। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी कोशिश फिर उसके बावजूद कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पे शॉर्टेज है। आज हमारी पूरी डॉर्मेट्री में पानी खत्म हो गया। हमारे यहाँ पे जो प्लांट है पानी का वो पिछले 2 वीक से बंद है। हमारी आज बात हुई थी चाइनीज ऑफिशियल से, उन्होंने कहा कि हम इसकी कोशिश करेंगे आपको पानी प्रोवाइड किया जाए, या तो आपको मिनरल वाटर प्रोवाइड कर देंगे या तो हम आपको जितना पहले पानी प्रोवाइड करते अच्छा, थे कर दिया जाएगा। एक दो चीजें लेकिन इसमें जी फिर से हमारी पाकिस्तान में मैं एक दो चीजें मुझे बस और बता दीजिएगा, फिर मैं मेहमानों के पास आ जाता हूँ। मुझे सबसे पहले तो ये बता दें कि कौन सा सिटी, किस सिटी में आप इस वक्त हैं, वुहान से कितने फासले पर यह है, और क्या आप जो स्टूडेंट्स पाकिस्तानी बच्चे वहां पर मौजूद हैं, खुदा ना खास्ता कोई इस वायरस का शिकार तो नहीं हुआ? हम हुआंगशी में हैं, ये वुहान से 22 मिनट की दूरी पे है। यहाँ पे मोर देन 200 केसेस हैं रिकॉर्डेड, और यहाँ पे अबाउट 10 डेथ्स हो चुकी हैं, 10 लोग मर चुके हैं इससे कोरोना वायरस की वजह से। और यहाँ पे अभी इस वक्त 3 पाकिस्तानी डॉर्मेट्री में, गर्ल्स डॉर्मेट्री में सस्पेक्टेड हैं और वो आइसोलेशन में है। और हमारी बॉयज डॉर्मेट्री में एक हमारा दोस्त नीचे फर्स्ट फ्लोर पे, वो भी आइसोलेटेड है, वो सस्पेक्टेड है। अच्छा चलें। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपने जो कहा कि सफारतखाना में कुछ बच्चे जो हैं वो राब्ते में हैं, तो सफारतखाना आपको रिस्पॉन्ड क्या कर रहा है? क्या आपको निकाल लेगा, आपको रिफ्यूज कर दिया है, नहीं निकालेंगे, या कहा जा रहा है कि कुछ इंतजार कीजिए हम डिसाइड कर रहे हैं? क्या रिस्पॉन्ड कैसे किया सफारतखाने ने? बार बार जब हमसे ये सवाल पूछते हैं, वो बार बार कहते हैं कि आप वेबसाइट पे जाके देख लें, हम बार बार वहां पे आपको अपडेट करेंगे, जो भी पीछे से चीज होगी हम आपको वेबसाइट पे अपडेट करेंगे। लेकिन हमने उनसे बहुत दफा कहा है कि आप वेबसाइट की बजाय हमें आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन में क्यों नहीं आ जाते? वीचैट पे आप एक ग्रुप बना लें, उसके थ्रू हमसे बात कर लिया करें, हमें एड्रेस कर लिया करें। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, आप हमारी वेबसाइट पे बार बार एड्रेस कर लें। आपके पेरेंट्स से की कॉल आई थी, पहले तो वो हमारे पेरेंट्स उनसे बात करते हैं, फिर वो हमें यहाँ पे कॉल करते हैं, हमें तसल्ली दे के, वर्बली तसल्ली दे के हमें फिर कहते हैं हम आपके पेरेंट्स को बता देंगे कि हमसे हमारी आपसे बात गुफ्तगू होगी है, और उसके बाद आप। अच्छा आखिरी सवाल आपसे कि अब आप हमारी कोई मदद नहीं वो करते जी, आपका वो कहते हैं हमें फूड शॉर्टेज है जी, वो कहते हैं जी ठीक है हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपका मुतालबा क्या है, हुकूमत से आप क्या चाहते हैं, क्या मुतालबा है? हमारी सिर्फ छोटी सी ये गुजारिश है, हम अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं, हम यहाँ से इवैक्यूएट होना चाहते हैं। बेशक हम रूम में अभी सेफ हैं, लेकिन कल को जब कोरोना वायरस और ज्यादा वायरल तरीके से स्प्रेड होगा तो हम अपने रूम्स में भी सेफ नहीं होंगे। जिस तरह हमारे कुछ फ्रेंड सस्पेक्टेड है, ठीक है, तो कल को हम भी सस्पेक्टेड हो सकते हैं। हो सकता है कि हम में से एक भी इस वायरस का शिकार। अच्छा मगर मसला ये ना कि आपको अगर इवैक्यूएट कर दिया जाता है, खुदा ना खास्ता आप में से भी तो खुदा ना खास्ता कोई कैरियर हो सकता है इस वायरस का, तो इसे आप पाकिस्तान लेकर आते हैं तो ये फैलने का खतरा है, ये भी तो जाहिर है हुकूमत के पेश नजर है, तो आप में से कोई कैरियर भी तो हो सकता है। 50,000 चाइनीज वर्कर्स आ रहे हैं चाइना से पाकिस्तान में, एक 14 डेज के प्रोबेशन पीरियड के बाद, सिम्टम फ्री होने के बाद वो पाकिस्तान में आ सकेंगे। उसी तरह हम भी अपने गवर्नमेंट से यही चाहते हैं कि जितना हमारे इंडियन दोस्त भी यहाँ से उड़ के इंडिया पहुंच के 14 डेज प्रोबेशन पीरियड के बाद, सिम्टम फ्री होने के बाद वो अपने पेरेंट्स से मिल सकेंगे। हम भी सिर्फ यही चाहते हैं कि हमारे साथ भी इसी तरह का रवैया किया जाए, हमें सिर्फ यहाँ से इवैक्यूएट कर लिया जाए, हमें यहाँ से पाकिस्तान पहुंचा दिया जाए। पाकिस्तान में बेशक हमें ये एक मंथ अपने पास रखें, हमें उससे फर्क नहीं पड़ेगा जब तक ये हमें ग्रीन सिग्नल नहीं देते डॉक्टर के। हम ठीक है मोइज, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आप और आपके साथी के तमाम महफूज रहें साहब, न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि तमाम जितने भी मुल्कों के वहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आए हुए हैं या दूसरे सिटीजन हैं, तमाम लोग महफूज रहें। सदाकत भाई साहब, सबसे पहले तो मुझे सर ये बताइए
कि ये एक आर्ग्यूमेंट ये है उनका कि आप जैसे इंडिया अपने वुहान से 300 बच्चों को आज लेकर चला गया और वहां जाके उनको वो एक स्पेशल केयर में रखेंगे, आइसोलेशन में रखेंगे, 14 दिन का इनका एक इंक्यूबेशन पीरियड होगा और अगर 14 दिन में वो क्लियर हैं, उनको वायरस ने अटैक नहीं किया तो उनको फिर वो जाने देंगे, अपने पेरेंट्स से मिलने देंगे। तो ये वाला प्रोसेस आप भी फॉलो कर सकते हैं। ज़्यादातर बच्चों से ज़्यादा उनके वालिदैन यहाँ पर परेशान है कि खुदा ना खासा हमारे बच्चों को वायरस अटैक ना कर दे। बहुत शुक्रिया जी। देखें, पाकिस्तानी जितने भी नेशनल्स हैं, ख़ासकर स्टूडेंट्स हैं, उनकी लाइफ ज़ाहिर है और उनकी ज़िंदगी, उनकी सेहत सबसे बड़ी प्रायोरिटी है हुकूमत की, और हुकूमत की ज़िम्मेदारी भी है। और इसके साथ साथ हम चूँकि चाइना को इस मसले में है और पाकिस्तान का ये एक दोस्त होने के नाते ये फ़र्ज़ भी बनता है कि चाइना को इस वक्त मैक्सिमम मदद भी की जाए और किसी किस्म का पैनिक क्रिएट करने में, जो ग्लोबल पैनिक है, उसमें हम कोई कंट्रीब्यूट ना करें। लिहाजा जैसे मैंने कहा कि प्रायोरिटी है और जितना इदारे हैं, आपकी हेल्थ मिनिस्ट्री है, वो सारे वेल अलर्ट भी हैं और जो आपके सफारत खाने हैं उनसे राब्ते में भी हैं और किसी किस्म का भी कभी को ख़तरा अगर महसूस किया गया और ये समझा गया कि उनको उस लाने में ज़्यादा बेहतरी है तो कभी भी इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, कोई नेग्लिजेंस, कोई सुस्ती, लापरवाही नहीं की जाएगी। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि वो अननेसेसरी पैनिक ना हो और शायद जो एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि शायद उनको मूव कराने में शायद ज़्यादा रिस्क है एट द मोमेंट, जब चीज़ें कंट्रोल ना हो जाएं और उनको शायद मूव करने में भी कोई लेकिन आमतौर पे कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। और ये सब एक तरीका हम अपनी हुकूमतों के जो बिहेवियर्स हैं वो माजी में भी देखते रहे हैं कि जो चीज़ आपको मुश्किल लग रही है उससे जान छुड़ा लो। मिसाल के तौर पे आपको न्यू ईयर नाइट पे पब्लिक को कंट्रोल करना मुश्किल है तो सी व्यू पे जाने वाले रास्ते बंद कर दो। ये आसान तरीका है कि रास्ते बंद कर दो, निकल लेना दो इनको। तो अब शायद एक फील ये तासुर ये आ रहा है कि इन बच्चों को चूंकि हैंडल करना या उनके आइसोलेशन वार्ड बनाना, खुदा न खास्ता कोई इन्फेक्टेड हुआ उसका इलाज करना, तो इससे बेहतर ये है कि इससे आंखें बंद रखो और इनको करीब ना आने दो, बस इनको दूर रखो। उन वालिदैन और बच्चों का ख्याल नहीं रखा जा रहा। तो ये डिबेट है, आपकी राय क्या है? आना चाहिए, लाना चाहिए नहीं या नहीं लाना चाहिए? देखिए, मैं जॉइंट सेक्रेटरी हेल्थ रहा हूं और उस जमाने में आपको याद होगा कि ब्लड फ्लू का एक मामला चला था। मसला सारा ये होता है कि सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो मुल्क जहां किसी भी तौर पर इस किस्म की सहूलियात मुयस्सर ना हो वहां क्वारंटीन करना बहुत मुश्किल काम होता है, इसलिए उनको वहीं रखा जाता है। और ये WHO की बड़ी क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है वहां। यहां मैं आपको कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी कमाल की हदीस बताई है वबा के बारे में और एग्जैक्टली आज के हेल्थ के जो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है। आप हैरान होंगे, आपने फरमाया कि अगर आप साथ फरमाते हैं कि जब तुम किसी इलाके में ताउन के बारे में सुनो तो पहली बात यह है कि वहां मत जाओ, ला तदखुलूहा, वहां ना जाओ, और अगर तुम वहां पर मौजूद हो, ठीक है, फला तुखरिजू, तो उससे बाहर मत निकलो। ये हैरान कुन बात है जो आज से 1400 साल पहले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा इसका बताया और ये इस वक्त स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं दुनिया पूरी के अंदर। कि जाहिर बात है जब तक आप उसको क्वारंटीन, जितना बेहतरीन क्वारंटीन वहां हो सकता है कहीं और पर नहीं हो सकता। और इसी के इसलिए कहा जाता है कि ट्रैवल को रोका जाए जहां पर आपका है वहां पर, क्योंकि जाहिर बात है ह्यूमन लेवल है और ये जिस तरह वायरस ट्रेवल करता है और फिर वायरस के बारे में तो अभी तक यही साबित नहीं हो सका ना वेदर इट्स अ लिविंग ऑर्गेनिज्म और डेड ऑर्गेनिज्म। और उसके बारे में ये होता है कि कोई जिस वायरस की कोई दवाई ईजाद नहीं हो सकी अभी तक। अब देखें ना, बर्ड फ्लू जो है उसकी दवा जब ईजाद, अब एक जमाने में जब वो फैला था तो बहुत इस ट्रेवल बहुत होता तो बहुत ज्यादा लोग मर गए थे। और आजकल तो सूरत हाल ये है कि जिस तरह का हमारा अभी ये प्रेशर है ना कि हम उनको बुलाया जाए, फिर ये प्रेशर शुरू हो जाएगा कि जी वहां ठीक नहीं रखते, हमारे घरों को दे दो, फिर वो सियासत शुरू हो जाएगी, हमें अपने हमारा बच्चा मरे या ना मरे हमारे घर में दे दो। बेस्ट WHO कहती है कि बेस्ट पॉसिबल, और साथ मैंने आपको हदीस सुना दी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सही है, लेकिन एक चीज उसमें शैला साहब, चलें ये लाना या ना लाना एक तो इस पर एक डिबेट हो सकती है, लेकिन बहरहाल इस पर तो कोई डिबेट नहीं हो सकती ना कि वहां पर बच्चों को के साथ राब्ता करके उनकी काउंसलिंग की जाए, सफारत खाना उनको का इत्मीनान का बायस बन रहा हो, उनको फूड शॉर्टेज ना हो, खाना मिल रहा हो, पानी के, जैसे बच्चे बता रहे थे कि फूड शॉर्टेज भी और पानी खत्म हो गया वहां पर, आज वो कह रहे हैं हमारे जहां पर हम ठहरे हुए हैं। तो कम से कम ये तो है कि अगर नहीं भी ला पा रहे फौरी तौर पर तो उनको फैसिलिटेट तो किया जाए। अच्छा, देखिए, बहैसियत माँ तो जाहिर है कि मैं तो चाहूँगी कि बच्चा मेरा जिस हालत में है वो मेरे सामने हो।
और मैं इस पे कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग भी नहीं करूंगी, क्योंकि हम बच्चों से जो बात सुन रहे हैं उसमें बच्चे वहाँ पे मुतमईन नहीं है, पानी की भी वहाँ पे शॉर्टेज हो रही है। अगर कोई ऐसा सिस्टम बन सकता है कि हमारे 300-350 बच्चे वहाँ पे हैं, तो हम एक ही जगह फ्लाइट लाके वहाँ पे कोई यूनिट बना सकते हैं, वहाँ पे कोई इस तरह का सिलसिला कर सकते हैं कि जिसमें अभी तक उनमें से किसी एक को डिटेक्ट नहीं हुआ है। जिन बच्चों से आपकी बात हुई कि उनको कुछ हुआ है, तो अगर हम ले आए तो ज़्यादा अच्छा है। और एक बात तो है कि जो हमारा खाना है, जो हमारा तरीक़ाकार है खाने पीने का, वो जो हमारा रिलीजियस एक सिलसिला है, उसमें हम बहुत ज़्यादा पका के और बहुत ज़्यादा धोने के कायल हैं और बाकायदा इस तरह से। तो अगर ये हो जाए तो बहुत अच्छा है। मैं तो समझती हूँ कि 300 यूनिट्स का कोई किसी शहर में भी आप उन्हें बुला लें और एयरपोर्ट के पास बना लें और 15 डेज उन्हें इंक्यूबेशन में रखें, तो बहुत माँ बाप को तो कम से कम सुकून हो जाएगा सारी उम्र। बाकी अल्लाह पे है। मैं तो समझती हूँ कि उन्हें बुला लेना चाहिए। बिल्कुल सही है। बिलावल साहब ने भी आज यही मुतालबा किया, जरा सुनवा दीजिएगा बिलावल साहब क्या कह रहे थे कि उनके लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए, उनकी क्या इस पर राय है? मैंने असद मैंने नहीं देखा अभी तक कि उन्होंने किया है, लेकिन बहैसियत माँ जो है जी नहीं, मैं जरा सुनवाना चाह रहा हूँ। ज़ाहिर है उनकी भी राय यही है कि वापस बच्चों को लाना चाहिए। जरा सुन लीजिए। रिएटरेट करते हैं हुकूमत वक्त से कि उनको अपना जिम्मेदारी पूरा करना चाहिए, अपने शहरी का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, उनको वापस यहाँ पाकिस्तान जो कदम इसको करने के लिए ज़रूरत होगा, पूरा अपोजिशन हुकूमत के साथ देने को तैयार है। जी शाह साहब, ये बिलावल साहब की राय है। 12 इस पर डिबेट है, आपकी राय सर। देखें, बात यह है, इसमें तो कोई शक नहीं, हमारे सफारत खाने अपने शहरियों के साथ जिस तरह लाताल्लुकी, लापरवाही, बेइतनाई बरतते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। हर जगह तकरीबन यही मामला है। जिस मुल्क में भी आप चले जाएं, शहरियों को शिकायत ही होती हैं, और इस मौके पर भी ये जायज़ शिकायत हो सकती है कि सफारत खाने का कोई उनसे रब्ता नहीं है, कोई सहूलत। लेकिन सफारत खाना का एक मसला भी होगा। देखें, हुकूमत पाकिस्तान का जो फ़ैसला है वो 2-3 नुक्ता नज़र से अंदाज़ में देखा जाए तो बहुत ही अच्छा फ़ैसला है। एक तो चीन जो है वो हमारा दोस्त, आज़मूदा दोस्त, काबिल एतमाद दोस्त है, और हमें कोई ऐसा फ़ैसला नहीं करना चाहिए जो चीन के जो इंतज़ामात हैं और चीन के जो इक़दामात हैं उन पर अदम एतमाद का मज़हर हो। अगर इंडिया ये कर रहा है तो हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जो ओरिया साहब ने बात बताइए, हमें बतौर मुसलमान इस पे यकीन होना चाहिए कि हमें वबा को फैलने से बचाना है, पैनिक क्रिएट करके उसको फैलाना नहीं है, अपने मुल्क में नहीं ले आके आना। एक पहलू ये है। दूसरा पहलू ये है कि जब ये ले आते हैं, अगर खुदा न खास्ता कोई एक, जिस तरह आप उनसे सवाल भी कर रहे थे, बच्चे खौफज़दा हैं, परेशान हैं, वहाँ का सफारत खाना अगर तो चीनी हुकूमत से राब्ते में ना हो, मुतलका हुकाम से राब्ते में ना हो, तो वो काबिल एतराज़ बात है। लेकिन वो डायरेक्ट किस तरह से इनसे राब्ता करके इनको ग़िज़ा पहुँचा सकता है? ज़ाहिर बात है, हम चीनी हुकाम से, चीनी जो वहाँ मुतलका अथॉरिटी है, उससे राब्ता कर सकते हैं कि बेहतर देखभाल उनकी होनी चाहिए। और मैं नहीं समझता कि ये काम नहीं हो रहा होगा। अगर नहीं हो रहा तो सिद्दीक़ अब्बासी साहब को चाहिए कि वो तवज्जो दिलाएँ अपनी हुकूमत को और कहें कि जनाब उनके लिए बेहतरीन इंतज़ामात किए जाएँ। तीसरा इसका पहलू ये है कि अभी तक पिछले हफ्ते हमारे ही प्रोग्राम में यास्मीन राशिद साहबा ने ये फरमाया था कि हमारे पास अभी टेस्ट की सहूलत भी नहीं है जी। वो उन लोगों को, ये 300 लोग तो एक जगह पे हैं ना, वैसे तो हज़ारों लोग हैं हमारे मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं। आप एक दफ़ा एक काफ़िला लाएंगे फिर सारे भागेंगे। इतने लोगों को आप लाएंगे, उसके बाद जो मसाइल पैदा होंगे सफारती सतह पर भी, सियासी सतह पर भी, इंतज़ामी सतह पर, उसका भी हमें एहसास करना चाहिए। अल्लाह पर हमें यकीन होना चाहिए
और चीन पर बतौर दोस्त चीन के इंतज़ामात पर, बेहतर इंतज़ामात पर हमें एतमाद होना चाहिए और हमें अपनी जो कमज़ोरियाँ हैं उनका भी एहसास होना चाहिए कि क्या हम उनकी बेहतर केयर इस मुल्क में ला के कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जज्बाती अंदाज में सोचना और चीज़ है। ये वाला सर आर्गूमेंट बच्चे भी आर्गूमेंट जैसे वो ये कह रहे थे कि आप चाइना के जो वर्कर्स और इंजीनियर्स हैं उनको भी तो स्क्रीनिंग के अमल से गुजार के आने की इजाज़त दे रहे हैं, तो हमें भी स्क्रीनिंग के अमल से गुजार के आने की इजाज़त दीजिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि कितने लोगों को लाएंगे, सारे पाकिस्तानी आएंगे। जिस दिन आप ये दरवाज़ा खोलेंगे आपको हर शहर से लोगों को लाएंगे, ठीक है ना, तो उसके बाद आपके लिए मसाइल बढ़ जाएंगे। जी, क्योंकि ये जो वहाँ उसमें दो चीज़ें हैं असद जी और ये सब जी, उसमें दो चीजें, एक तो है उस विसिनिटी के अंदर, जिस विसिनिटी टारगेट पर वुहान का इलाका, वहां से पर्टिकुलरली तो चाइना के अंदर भी लोग नहीं जाने चाहिए। देखिए ना, एज ए मेडिकल डॉक्टर आप उसको देखे ना, उसको मरीज तो ये कहेगा कि मुझे कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह ले जाओ, और मरीज का सबसे बड़ी बात यह कि पैनिक और खौफ क्रिएट किया जाता है। जितनी ट्रांसपोर्टेशन लेवल हमारा ज्यादा हो चुका हुआ है और जिस सतह पे हम आ चुके, ये एक है चीन के बाकी लोग जो आ रहे हैं। पहली बात तो ये देखना कि उस शहर से लोग कितने निकले। आप देखें वहां से उन्होंने चाइना का भी उसको पूरे शहर को क्वारंटीन किया हुआ है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो बच्चे आज इंडिया ने वुहान से निकाले, असल बात यह है कि जी इंडिया ने मगर 300 बच्चे वुहान से निकाले। इंडिया देखें, इंडिया जी देखें इंडिया के अंदर दो तीन चीजें। इंडिया का एक तो यह है कि इंडिया के पास अपनी टेस्टिंग फैसिलिटीज बहुत हाई लेवल की है। इंडिया की जो मेडिकल टूरिज्म है वो हमसे कई गुना ज्यादा है। वहां जाके हमारे यहां से जाके लोग वहां जाके इलाज करवाते हैं। वहां पर एक कैफियत है। आप मुझे ये बताइए ना, सिंपल सी बात है, आप यहां पर उनको लाएंगे और लाने के बाद उनको 14 ईयर्स तो इंक्यूबेशन पीरियड होता है ना, उस इंक्यूबेशन पीरियड के बाद सिम्टमेटोलॉजी शुरू होगी, सिम्टमेटोलॉजी के बाद अगला बात शुरू होगी, फिर एक पैनिक क्रिएट। पहली बात तो यह है कि ये इंश्योर किया जाए कि उन वहां पर कैसे वो लोग वहां रह रहे हैं, कितना अच्छा रह रहे हैं, उनकी ट्रीटमेंट का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंश्योर करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पैनिक फैला हुआ है और कुछ नहीं है, और पैनिक फैलाने के लिए खासतौर पे इसमें बहुत बड़ा मसला है। आई नो द थिंग्स कि अगर आप के लिए वायरस को एंटीवायरल के साथ आप उसको सबसाइड करने में कामयाब हो जाए तो बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन पैनिक नहीं होना चाहिए जो उस वक्त दुनिया पूरी के अंदर फैलाया गया। वो उदार बात है, उसकी अपनी पॉलिटिकल वजूहात भी अपनी जगह पे मौजूद है। अब वो जैसे तो मैं कल हैरान होता हूँ, वो जो बरतानिया के अमेरिका के वजीर तिजारत ने जो उसका बयान आया वो हैरान कौन है। उसने कहा जी अब जो अमेरिकन जो हैं वो चीन के लोग अब आएंगे, अमेरिकन जो है इनको नौकरियां देंगे, ये बहुत अच्छा हो गया। अब ये बयान देखें, आप खुद सोचें कि क्या सूरत हाल है। पॉलिटिकल एजेंडा राइट सर। एक मुख्तसर ब्रेक प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आकर देखते हैं परवेज़ इलाही साहब अभी तक नाराज़ लगते हैं हुकूमत से, क्यों नाराज़ लग रहे हैं, क्या शिकवे शिकायतें कर रहे हैं। आज उन्होंने सहाफ़ियों से जो मुलाकात की है उसमें उन्होंने क्या बातें की हैं, और फिर बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब की बात करते हैं। एक मुख्तसर ब्रेक के बाद आते हैं। दोबारा खुशामदीद। परवेज़ इलाही साहब के शिकवे दूर नहीं हुए। जो कमेटी बनाई गई है उनसे मुलाकात करने के लिए, उनको उस कमेटी ने तो क्या शिकवे दूर करने हैं, खुद उस कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं चौधरी साहब को। मैं सदाकत बादशाह साहब अगर इजाज़त दें तो इरशाद आरिफ साहब से शुरू कर लेता हूँ, फिर आपके पास आ जाता हूँ क्योंकि इरशाद साहब मौजूद थे आज उनसे मुलाकात में। इरशाद साहब क्यों चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो नाराज़ हैं उस कमेटी से, और क्या हुकूमत से शिकवे क्या हैं उनके? देखिए चौधरी साहब, आज सहाफ़ियों से जो मुलाकात थी वो एडिटर्स थे सारे, काउंसिल ऑफ न्यूज़पेपर एडिटर्स के वफ़द था, उसके साथ मुलाकात थी, स्टैंडिंग कमेटी का बेसिकली था। तो उसमें वो नाला और दिल बर्दाश्ता नज़र आए। उनको पहला शिकवा तो ये था कि जो मुआहदा हुआ, तहरीर मुआहदा हुआ, उन्होंने मुआहदों की तारीख़ की कि हमने नून लीग के साथ, शरीफ ख़ानदान के साथ 3 मुआहदे किए और सारा वो धोखाधड़ी फ्रॉड साबित हुए, कोई किसी एक मुआहदे पर अमल नहीं किया, हालांकि मियाँ शरीफ साहब उसके गारंटर थे। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी से जो हमारा मुआहदा था वो एक मिसाली मुआहदा था और उस पर पूरा अमल हुआ। अब इस हुकूमत के साथ 1.5 साल हो गया, हमारा जो मुआहदा था उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? मैंने उनसे सवाल किया कि ये बदनीयती है, अमली मुश्किलात हैं या मिसट्रस्ट है। उन्होंने कहा मिसट्रस्ट है। हम हुकूमत से, इमरान खान से ये कह रहे हैं कि इत्तेहादियों के साथ शौकन का सलूक नहीं करते, इत्तेहादियों पर एतमाद किया जाता है
और एतमाद जीता जाता है। हम वो लोग नहीं हैं, हमारी एक तारीख़ है चौधरी बिरादरान की, चौधरी ख़ानदान की, कि हम हमेशा अपने इत्तेहादियों के वफ़ादार भी रहते हैं, हम एतबार करते हैं, उनका साथ देते हैं और कभी किसी को धोखा हमने नहीं दिया। ये उन्होंने अपनी तो उनको क्यों लगता है कि उनको सोकरों जैसा उनके साथ सलूक हो रहा है? और दूसरा, उन कमेटी से क्या शिकवे हैं उनके? अच्छा, कमेटी का उन्होंने कहा जी एक कमेटी बनी। हाँ। अच्छा, गिला शिकवा उनका शुरू, यानी एक बात उन्होंने जो की, उसने कहा जी धरना इमरान खान ने भी दिया था और उसमें हमारा भी कुछ किरदार था। इमरान खान साहब भी थे, ताहिर कादिर साहब भी थे, और पता है सबको कि हमारा उसमें क्या किरदार था। और हमारा ज़्यादातर वक्त जो है ताहिर कादिर इमरान खान को एक दूसरे से मनाने में और सुलह सफाई कराने में गुजरता था, जोड़ने में, क्योंकि ये हर रोज़ जो है एक दूसरे से रूठे हुए होते थे। उनको पता है कि हम किस किस्म के लोग हैं। हम फजलुर रहमान के पास जब गए थे, आज ख़ुद नहीं गए थे, इनके कहने पर गए थे, कमेटी में मुझे डाला गया था। और फिर उसके बाद जो लगाई बुझाई करने वाले लोग हैं उन्होंने इमरान खान को क्या कहा, क्या बोला कि मिसट्रस्ट पैदा हुआ। मैं कह चुका हूं खान साहब से कि जब भी हमारे बारे में कोई बात हो तो आप हमसे पूछ लिया करें। आपने मुआहदा किया, उसके 3 नुकात थे, उसमें 2 वजारतें आपने मरकज़ में देनी थी, आपने इनकार कर दिया कि जी हम मुने सिलाही को नहीं। हमने कहा जी हम लेते ही नहीं हैं। हम मुआहदा ये था कि 4 अज़ला जहाँ हमारी अक्सरियत है, चकवाल है, मंडी बहाउद्दीन है, गुजरात है, बहावलपुर है, वहाँ हमारी मर्ज़ी के लोग होंगे और हमारी मर्ज़ी के काम होंगे जी। उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। अब कमेटी एक बनी, फिर आपने दूसरी कमेटी बना दी। अब तीसरी कमेटी जो बनी है वो बड़ी दिलचस्प उसकी कंपोजिशन है कि उसमें चौधरी सरवर साहब हैं, गवर्नर हैं, बुज़दार साहब हैं, वज़ीर आला हैं, और वो जो मुआहदा है उस पर सिग्नेटरी हैं, मेरे दस्तखत हैं। और उनके पावरफुल कमेटी है सर, वज़ीर आला हैं, पावरफुल। वो ये कहते हैं कि देखें कमेटी जो बनाई जाती है वो बनाई जाती है उन लोगों पर जो गैर जानिबदार हूँ या जो सुलह सफाई की जो एक सिग्नेटरी है उसको कमेटी में डालने की ज़रूरत है। वो तो पाबंद है, फरीक है, पाबंद है उस पर अमल दरामद करने का। और उसमें जो शफकत महमूद साहब को डाल दिया गया है। अब शफकत महमूद साहब का ताल्लुक गुजरात से है और थोड़ा सा उनके मसाइल हैं। तो वो ये कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हुकूमत कामयाब हो, और क्योंकि और हम ये भी चाहते हैं कि हमारी अगर ये खुदा न खास्ता नाकामी की तरफ जाए तो वो हमारी भी नाकामी है, और हमें ये ना सुनना पड़े कि हमारी वजह से नाकाम हुई। हम कामयाब देखना चाहते हैं, ये नाकामी की तरफ जाना चाहते हैं। मैं सदाकत भाई साहब, एक तो ये बताइए कि ये जो परवेज़ इलाही साहब मानने को आ नहीं रहे और आप शायद उनको ये लगता है कि आप उनको मनाने की संजीदा कोशिश कर भी नहीं रहे, तो इस तरफ एमक्यूएम को आप बनाने की कोशिश करते हैं। बिलावल साहब ने आज उनको फिर ऑफर कर दिया कि जनाब आप छोड़िए, उनका साथ छोड़ दीजिए, इधर आ जाइए। तो आप क्या अभी इत्तेहादियों के बहरान से निकले नहीं हैं? परवेज़ इलाही साहब तो आज भी शिकवे कर रहे हैं, खुश नहीं है वो। असदुल्ला साहब, पहली तो बात है ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, दूसरी बात है हमारी पार्लिमानी जमहूरी की तारीख़ है, और पॉलिटिकल पार्टीज़ में हमारा जो मार्जिन ऑफ जो लीड है वो बड़ा थिन है, पंजाब में भी और मरकज़ में भी जी। और हम अलायंस के साथ बैठे हुए हैं, और अलायंस वाले लोगों ने ना तो पीटीआई के नाम पे वोट लिया, ना नए पाकिस्तान के नाम पे वोट लिया, उन्होंने तो अपने नजरिए पे वोट लिया और हमारे साथ बैठे हुए हैं, और उनको जाहिर है सर ये बातें नहीं है, बात है कि आप एक मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं ना सर। वो आपने अलग वोट लिया, उन्होंने अलग लिया, कि एक मुआहदा हुआ था दोनों के दरमियान, वो उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। जो साहब तहरीरी मुआहदा है, तहरीरी मुआहदा। लेकिन मैं आपको जरा टेक्निकल बात समझाता हूँ, जहाँ पे थोड़े बहुत पहली तो बात है कि हम मुआहदे के पाबंद हैं। अगर किसी का कोई मुआहदे में कहीं कमी कसर है तो वो पूरी हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर चौधरी साहिबान जो है वो मुआहदों का पासदारी करते हैं तो हम समझते हैं इमरान खान ज़्यादा पाकिस्तान में ज़्यादा बड़े लीडर भी हैं, और बड़ी उनकी ऑनेस्टी की और ईमानदारी की और कमिटमेंट की मिसालें। इश्यूज़ क्या आते हैं प्रैक्टिकल, मसलन आपने बात की कि जी चकवाल में, तलागंग में MNA भी उनके हैं और MPA भी उनके हैं। अब नीचे वहाँ PTI मौजूद है, अब जाहिर है वो क्यू लीग से जीते हुए हैं। नीचे जो वर्कर्स हैं, PTI ने उस वक्त टिकट अपना नहीं दिया, इनको सपोर्ट किया, तो वहाँ पे इश्यूज़ हैं। काम डेवलपमेंट करने के लिए PTI के लोग भी अपनी रिकग्निशन चाहते हैं, इनका अपना, तो ये इश्यूज़ प्रैक्टिकल हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि लीडरशिप जो ये कमेटीज़ बनती हैं ये इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए, और एक पॉलिटिकल इशू है वो अपनी चाहेंगे कि उनकी जो पॉलिटिकल पावर है वो मज़ीद वो उसको बढ़ाएं, और PTI भी समझती है कि वो बड़ी एक पार्टी है मुल्की सतह पे और पंजाब की बड़ी पार्टी है, लिहाजा PTI को अपने भी इशूज़ है। तो ये खालिस्तान सियासी मामलात हैं, कोई खुदा न खास्ता
बदऐदी ना चौधरीज ने कभी की है और ना कभी पीटीआई। लेकिन कभी-कभी ऐसा लगता है कि पीटीआई ये समझती है छोटी मोटी ये पोजीशन गेनिंग बात होती है, राइट। मगर औरिया साहब कभी-कभी ऐसा लगता है कि पीटीआई के हाँ ये अंडरस्टैंडिंग मौजूद है और वो इस पर कॉन्फिडेंट है कि ये चौधरीज कहीं जा तो सकते नहीं है, जितना इनको दे रखा है इतना काफी है, ये कहीं जा नहीं सकते, अगर कहीं जाएंगे तो फिर देखेंगे, और वो इन इश्यूज को जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं इसको रिजॉल्व करना ही नहीं चाहते, उस पर संजीदगी का मुजाहरा नहीं करते। कभी कभी ऐसी फील आती है पीटीआई की तरफ से, क्योंकि चौधरी को लगता है, चौधरी बरादरान को, कि ये जो कमेटियां बन रही हैं गैर संजीदगी के साथ बनाई जा रही हैं और गैर संजीदगी के साथ मामला को देख रही हैं। और ये साहब देखिए, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स हो या कोई और पॉलिटिक्स हो, जो किसी भी पार्टी का लीडर होता है ना, वो कमेटियां बनाने, ये ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल जो होता है ना, कि मैंने कमेटी बना दी तो नीचे जाकर नेगोशिएशन करेगी और वो ये करेगी, और फिर आखिर में मेरा जब वक्त आएगा तो मैं 3 को निकाल दूंगा, 2 को रख लूँगा, 3 को कहूँगा खबरदार तुमने ऐसा किया। मैं ये जो इमरान खान साहब ने स्टाइल बना लिया हुआ ना चीफ सेक्रेटरी बनने का, ये सियासत में नहीं चलता। सियासत में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हमने देखा है, वो अली खान साहब कहते थे कि जिस वजह अपना होता था तो हैरान कन रवैया होता था, ये तो हमारे घुटनों को हाथ लगाया करता था जिस वजह उसका अपना बिल बन रहा था, आइन बन रहा था। अब देखें कैसे वो अपने हिसाब से जब उसको काम पढ़ते थे सर, और बहुत से लोग, नॉट ओनली खुद चौधरी बरादरान को आप देख लें, बाकी इवन नवाज शरीफ वगैरह को भी देख लें, जब वो वक्त आता है तो उस हिसाब से वो खुद उसके अंदर एक्टिव हो जाते हैं। इमरान खान साहब ने अपने आप को शेल में रखा हुआ है, एक बात। दूसरा, वो उन्होंने कहा जी उन्होंने वोट वो नहीं लिए थे, भाई आपने वोट नहीं पाकिस्तान के लिए नहीं लिए थे, आपकी अक्सरियत नहीं थी, आप बैठ जाते, आप इंतजार करते। आप कहते हैं मैं 5 साल के बाद जब कौम हमें अक्सरियत देगी, तब जब आपने कोलिजन बना ली तो आपने नजरिए को भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है आपको। ये कभी नहीं होता कि आपको कोलिजन नहीं है तो फिर उसके बाद आप कहेंगे जी जो मैं सोच के आया था, जो मेरा मंशूर था, मैं उसको पूरा का पूरा इंप्लीमेंट करेंगे। ये कोलिजन गवर्नमेंट की ये मजबूरियां हैं। शैला साहब, मगर देखें ये पहले ही मुश्किलात का शिकार है हुकूमत इत्तेहादियों के हवाले से, ऐसे में आप जो है वो एमक्यूएम को मजीद उकसा रहे हैं कि वो हुकूमत का साथ छोड़ दे और आपके पास आ जाए, तो आप क्या चाहते हैं? सिस्टम को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं? शाह साहब या औरिया साहब, इनकी बात को मैं बड़े गौर से सुन रही थी, और देखिए सियासत में जो है बहुत कम पार्टीज़ हैं, सिर्फ नवाज शरीफ की पार्टी ऐसी है जिसको 2/3 मेजॉरिटी मिली, अदरवाइज हंग पार्लियामेंट की एक सूरत हाल रही है, और उसमें 5 साल निकालना और अपने इत्तेहादियों को लेके चलना एक ये बहुत मुश्किल सूरत हाल होती है। आपका अपना जो भी नैरेटिव हो, या तो आप उस पर स्टिक रहें, मैं इस पे बात करती हूँ, आप कहो कि मैं नहीं, मेरे पास सादा अक्सरियत नहीं है, मैं नहीं बना सकता हुकूमत, लेकिन जब आपने इत्तेहादी बनाए, उनसे लिख के माहदे किए, तो उनको भी तो कोई चीज, उनको भी तो किसी बात पे मैंडेट दिया है ना, उनके हल्के ने, उनकी पार्टी को जितना मैंडेट मिला है वो किसी वजह से मिला है ना। अगर आपके साथ वो शामिल हो गए और तो फिर उनका मैंडेट भी तो नुकसान में जा रहा है ना। और आपकी तो एक पॉलिसी होनी चाहिए कि भाई ये हमारी माशी पॉलिसी है, ये हमारी खारजा पॉलिसी है, ये हमारी जो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, वगैरह वगैरह वगैरह। अगर वो पॉलिसी आप सामने रखेंगे तो कैसे चीज़ सामने नहीं आएगी। अब पंजाब में जो है वो आपने लोकल गवर्नमेंट जो है उसको ख़त्म कर दिया, तो उसके बाद जो है एक आम एमपीए जो है, एमएनए जो है, वो डेवलपमेंट चाहेगा ना अपने इलाके में, आइंदा उसे कैसे वोट मिलेगा? उसको तो ये समझ आ रहा है कि भाई मेरी तो यही सीटें, मुझे किसी ना किसी से इत्तेहाद करना है, तो अगर मैंने एक हुकूमत से इत्तेहाद करके और कुछ नहीं कर सका तो नेक्स्ट टाइम मुझे क्यों वोट मिलेगा। इसी तरह जो आज़ाद हैं, अब मैं इसमें नहीं जाना चाहती कि उनके आज़ाद हैसियत के जो लोग होते थे उस पे इमरान साहब के क्या फरमान थे, लेकिन वो अपने इलाके से मैंडेट लेकर आए, उन्होंने कुछ वादे किए होंगे जो किसी जमात के मुकाबले में उन्हें वोट मिले, तो ये एक सूरत हाल है। लेकिन जहां तक मैं समझती हूँ पीटीआई वालों का मामला, वो मुझे नहीं मालूम कि सेलेक्टर्स और मेकर्स ने उनको क्या यकीन दहानी कराई है कि मुझे पीटीआई के एक साहब कह रहे थे ये तो बासिर साहब बताइए, तनख्वाह पे काम करेगी, सारे लोग उसे तनख्वाह पे काम करेगी।
सही है। मगर बासित साहब, एक तो ये जो अभी शहजाद साहबा ने आखिर में कहा है जुमला, एक तो आप इसका जवाब देना चाहें तो दे दीजिएगा, मगर एक सवाल मेरा भी ऐड कर लें। बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, कुछ दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 18 सवाल पूछते शहबाज शरीफ साहब से, कल फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कुछ और सवाल पूछ लिए, कुछ और इंकशाफ किए। लेकिन इस पर PMLN के लोग भी ये कहते हैं, आज राना सनाउल्लाह साहब मेरे साथ थे, उनका मौक़िफ़ भी ये था और बाकी लोग भी, कि 1.5 साल में आप जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, इसको आप रेफरेंस का हिस्सा बनाकर साबित करवाएं। आपके पास इतने नामों तक मौजूद हैं, रकमें भी मौजूद हैं कि इतने मिलियन रुपीस इस नाम से इस अकाउंट में इतनी तारीख को इतना बजे ट्रांसफर हुए, हर चीज़ मौजूद है सर। तो रेफरेंस का हिस्सा बनाकर क्यों नहीं इन लोगों को लटकाते या वो करप्ट लोगों से पैसे वापस लेकर आते? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल करना और शहबाज शरीफ साहब से भी तवक्को करना कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही जवाब देंगे, ये तो शायद सही रास्ता नहीं है। पहले तो ये जो इन्होंने कहा कुछ सिलेक्टेड वाली बात, इनको शायद पता नहीं है कि इनकी पीछे पार्टी ने अपना मौक़िफ़ बदल लिया है। लेकिन चलें, ये बात कर रही हैं, इनकी हुकूमत थी सिंध में, हमारी हुकूमत थी KPK में, हम हुकूमत में परफॉर्म करके, रिफॉर्म करके, पुलिस रिफॉर्म ला के, एजुकेशन रिफॉर्म ला के, बड़ी क्लीन गवर्नमेंट करके हम 2/3 मेजॉरिटी लेके आ गए। और पंजाब में भी हम अपोजिशन में थे, हम गवर्नमेंट में आ गए। और ये पूरे 5 साल मतलब इनकी लूट मार की कहानियाँ ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद ये जीत के आ गए तो ये सही जीत के आ गए, और हम जीत के आ गए तो हम सिलेक्टेड होके आ गए। ये अपनी बातों का अपना ही मजाक है कि पीपल्स पार्टी जीते तो वो ठीक है और कोई और जीते तो वो गलत है। बहरहाल ये तो ऐसे ही मेरा ख्याल मजाक इनकी करने की आदत है। अब रही बात कि ये जो चौधरी शुगर मिल का मामला है जी, ये चौधरी शुगर मिल का मामला बड़ा सीरियस है और इसमें हम सिर्फ बताना चाहते हैं कि जो हमारी माजी की गवर्नमेंट थी, इनके जो टॉप लोग थे वो किस तरह सरकारी इदारों को मोल्ड करते थे और सरकारी ऑफिसेस का इस्तेमाल करके और इतना एक साइंटिफिक तरीके से करते थे कि डमी कंपनीज, डमी लोग फ्रंटमैन के ज़रिए ये काम करते थे। चौधरी शुगर मिल ये बज़ाहिर एक शुगर मिल थी, लेकिन इससे जाली टीटीज इसमें आती थी। यानी जो ये इस्लामाबाद का एयरपोर्ट बना है जी, ये भी इनके रिश्तेदार। बासित साहब देखें ना, इतनी मालूमात आपके पास है तो सवाल यही है ना कि आप इन मालूमात को रेफरेंस का हिस्सा बना के इससे आप रेफरेंस फाइल करें ना, आप निकलवाएं फिर या उनको जेल करवाएं जिन लोगों ने इशारा किया है। आपके पास भी है, शहजाद अकबर साहब के, सबके पास मालूमात है। देखें असदुल्ला, ये प्रोसेस है और इस प्रोसेस में बिल्कुल चीज़ें डली हुई हैं। चौधरी शुगर मिल का वो केस है जिसमें आपको पता है मरियम साहिबा भी उसी केस में, मियां साहब जो अभी बाहर गए हैं वो उसी केस में जमानत पे गए हैं, शहबाज साहब भी उसमें मुलजम है। तो हम तो सिर्फ ये इसमें नई जब फाइंडिंग कोई आती है, कोई रिपोर्ट आती है, उसको लोगों को बताते हैं कि ये वो लोग थे जो महंगाई की बात करते हैं, रिपोर्ट जो आपके पास मौजूद है, आज गवर्नेंस की बात करते हैं। ये आएगा, ये प्रोसेस है और अगली स्टेज में ये रेफरेंस भी बनेंगे और ये आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी और नून लीग जो कुछ किया इनके सामने आने वाला है। लोग समझ रहे हैं शायद जिनसे पता नहीं सर, कुछ लोग तो बाहर चले गए हैं, सियासी डील है, पता नहीं कैसे हमें मानेंगे। सर, 2 लोग तो शहबाज शरीफ साहब बाहर हैं, नवाज शरीफ बाहर चले गए, पता नहीं कब आने वाला है। करप्शन वाले मामले में इनको हम बिल्कुल चलें। औरिया साहब, सर ये जो एतराज़ात अभी जो मैं कर रहा था कि आप इन तमाम चीज़ों को केस का हिस्सा क्यों नहीं बनाते, और ये सब ये क्या आपके ख्याल में ये सिर्फ परसेप्शन डेवलप करने के लिए ये एक स्ट्रेटजी अपनाई गई है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और वहां पर आके ये उछालो इस मामले को, ताकि लोगों में एक परसेप्शन रहे कि ये करप्ट हैं और इसका सियासी फायदा होता रहे, या कोई और मकसद भी है? देखिए, 1958 से करप्शन के खिलाफ कैंपेनें शुरू हुई हैं पाकिस्तान के अंदर, और 1.5 साल के बाद उनके गुब्बारे में से हवा निकलती आती रही है। अब पाकिस्तान में भी मुझे लगता है कि इस गुब्बारे से हवा निकल चुकी हुई है। वो क्यों नहीं लेके आते? उनको पता है कि इस प्रोसेस के अंदर अब जान नहीं रह गई। अब लोग ये यकीन करने को तैयार नहीं हैं कि ये प्रोसेस चल रहा है, इसलिए कि अगर ये प्रोसेस चल रहा होता तो जिस किस्म का फैसला नवाज शरीफ साहब की रिहाई का हुआ है, उस फैसले को आप पढ़ लें। वो फैसला जो है, अदालत ये कहती है कि हम रहम की बुनियाद पर छोड़ रहे हैं। अगर अदालत रहम करेगी तो इंसाफ कौन करेगा? अदालत के पास तो रहम नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अदालत तो इंसाफ करने के लिए बैठी होती है। और फिर ऐसी जगह पे फैसला किया गया, आप खुद देखें कि उनको छोड़ा गया है, नवाज शरीफ साहब को इंग्लैंड जाएंगे वो, जिसकी जुरिस्डिक्शन जहां नहीं है हमारी। आपने कहा वहां जा सकते हैं, अलाउ कर दिया। एक ऐसे आदमी से जमानत ली कि जो कल को आके ये कह दे कि वो एक ऐसी जुरिस्डिक्शन में बंदा बैठा हुआ है, मैं उसको लाना चाहता हूं, वो मेरे ऊपर अगवा का केस कर देगा, आप क्या करेंगे? आपकी कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है। और जिसका लिया आपने एक ऐसे
जिसकी जमानत नहीं वो खुद भी जमानती भी बाहर चला गया था। जमानती भी बाहर जाएंगे। सर आपने इसमें कंक्लूडिंग शाह साहब पूरे के पूरे फैसले में एक लीगल रेफरेंस बता दें तो खत्म। सर वो गुब्बारे में हवा निकल गई जी शाह साहब। गुजारिश ये है कि शहजाद अकबर साहब हूँ, सिद्दीक़त अब्बासी साहब हूँ, इमरान खान साहब हूँ, अब ये हुकूमत में हैं। इनको बजाय इसके कि मीडिया ट्रायल करने का FIA इनके पास है, FIA इन्वेस्टिगेशन शुरू करे, केसेस इनके पास सबूत सारे मौजूद हैं, अदालतों में जाएं, सजाएं दिलवाएं। हमें जब मीडिया के ज़रिए आप ये बातें बताते हैं तो नतीजा यही होता है कि आप पर इल्ज़ाम लगता है कि मीडिया ट्रायल कर रहे हैं। आपको ये एहसास होना चाहिए कि ये हुकूमत है, आप अपोजिशन में नहीं है, रवैया अपोजिशन वाला। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।